जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप सो कि मेरी आवाज़ जो है वो सबको ऑडिबल है। जब आते हैं तो पीएमएस को लेकर हमने कैसे चलना है, ठीक है। तो सबसे जो इंट्रिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कह लें, इंट्रिकेटेड कह लें या स्टिग्मेटाइज्ड जो पेपर होता है पीएमएस में, दो होते हैं। एक आपका एसए का होता है, सेकंड आपका जीके का होता है। प्रेसी के पेपर आपका निकल जाता है अगर आपने अच्छे वे में उसको अंडरस्टैंड कर लिया हो या आपकी थोड़ी अप्रोच अच्छी हो। लेकिन ऐसे के पेपर में इसमें आपको 6 नंबर भी देते हैं, 2 नंबर भी देते हैं, 3 नंबर भी देते हैं, और आपको 55 भी देते हैं, 64 भी देते हैं। तो इसमें बस आपने जिन चीज़ों को मैं ट्राई करूंगा कन्वे करने पे, अगर आप लोग उस पर कर सकोगे तो आपके लिए अच्छा भी होगा, आप अच्छा फील करोगे, और आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस नाउ यू आर एबल टू राइट एन ऐसे विदाउट फेसिंग एनी हेजिटेशन। ठीक है। तो ऐसे को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पीपीएससी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली है कि ऐसे को लेकर व्हाट बेसिकली पीपीएससी इज डिमांडिंग फ्रॉम अस, कि हमसे वो क्या चीज़ ऐसी डिमांड कर रहा है या एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि हम उसको क्या चीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो हमारा ऐसे ना सिर्फ पास करे बल्कि उसको पढ़कर भी अच्छा महसूस हो। तो डेफिनेटली जब एक एग्जामिनर इस चीज़ को पढ़ता है तो उसके लिए भी काफ़ी उसको चीज़ें अंडरस्टैंडेबल में आती हैं, और उस वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये आप जब इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, एज आई हैव आल्सो फॉलोड दिस डायरेक्शन, तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी और एग्जाम में आप एक अच्छे वे में जाकर परफॉर्म कर सकोगे। सो फर्स्ट थिंग ये है कि कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट एन ऐसे इन इंग्लिश ऑफ अबाउट 1500 वर्ड्स। अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक दिस इज a wide choice of topics will be given in the question paper. uh, the topics may include those on issue related to education, economy, foreign policy, governance, human rights, constitution, law and order, and other socio-economic issues related to Pakistan and topics of general nature. So see यहाँ पर उसने पीपीएससी ने हमें बता दिया है कि आपके पास 7 से 8 चीज़ें हैं जहाँ पर हम आपसे पूछेंगे और आपने उसके बारे में हमें बता देना है। एजुकेशन का पूछ लेगा आपसे, इकोनॉमी का पूछ लेगा, फॉरेन पॉलिसी का पूछ लेगा, गवर्नेंस क्राइसिस का पूछ लेगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का पूछ लेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पूछ लेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का पूछ लेगा, या जो इस टाइम सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक्स चेंज हुए पड़े हैं, डिवाइस कर रहे हैं, उसके बारे में आपसे पूछ लेगा। सो सी उसने ऑलरेडी आपको इन चीज़ों की डायरेक्शन दे दी हुई है कि आप लोगों ने इस डायरेक्शन में रहकर सारे काम करने हैं। इसके बाहर आप जाओगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ योर एसेट्स है। अगर इस डोमेन में रहकर आप अपने आप को ज़्यादा मैक्सिमम एक्सप्लोर कर लोगे, इन चीज़ों को अच्छा स्टडी कर लोगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि एग्जामिनर इतना आपसे रिवेंज लेगा कि वो फिर भी आपको फेल कर दे। लेकिन इन सब के बावजूद आगे इश्क के इम्तिहान और भी हैं जिसको आपने फॉलो करना है। पहली चीज़ है, हमने देख लिया। सेकंड, बी जो केस स्टडी है उसके बारे में क्या कहता है। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। वन पॉइंट, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सेकंड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। थर्ड, लॉजिकल रीजनिंग होगी। इसको आगे जाके फर्दर बताता हूँ कि इसका मकसद क्या होता है। व्हाई द एग्जामिनर इज इंसिस्टिंग यू टू राइट सच टाइप ऑफ एसे व्हिच इज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। ठीक है। पहला क्या है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकंड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। थर्ड, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी एग्जामिन्ड। अब वो एग्जामिन क्या कर रहा है, आपकी आर्टिकुलेशन, लाइक आपका एक्सप्रेशन, थर्ड आपका इंग्लिश का ग्रामर। इस 3 चीज़ों को वो आपको एग्जामिनर करेगा। लेकिन जो ऊपर डिमांड वो कर रहा है, वो कह रहा है कि आपका टॉपिक पे बिल्कुल थॉट्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपके पास इतने साउंड आर्गुमेंट्स होने चाहिए कि आप उस बात को मनवा सको कि व्हाट यू हैव सेड इज बेस्ड ऑन रियलिटी, नॉट बेस्ड ऑन यूटोपिक थॉट्स। ठीक है, आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं। यहाँ पर आपने रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बैठना एग्जाम में, और परफॉर्म ऐसे ही आपने करना है कि जैसे आप अपनी बात को किसी एविडेंस के साथ मनवा रहे हो। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको एक बात करूँ कि सुबह बारिश हुई, तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं तो सही हुआ था, मुझे कोई सबूत दो। बाहर तो सड़क पे कोई पानी का निशान नहीं है, पत्ते सूखे हुए हैं, गलियों में कोई ऐसे सीन नहीं है, तो मुझे कोई सबूत दो कि कैसे बारिश हुई है। तो फिर आप मुझे फिर मैं आपको ये प्रूफ दूंगा कि ये देखो मैंने बारिश की रिकॉर्डिंग की है, वीडियो बनाई है, इस टाइम बारिश हुई थी, उसके बाद बाहर से सफाई वाले आगे ने सफाई कर दी। सो मेरे पास एक प्रूफ था। तो फिर आगे आर्गुमेंट नहीं बनती जब आप किसी चीज़ का प्रूफ दे देते हैं। फाइन।
तो इस चीज पे आपने रहना है। अब आते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेसिकली क्या होती है। मेरी वॉइस में कोई डिस्टोर्शन तो नहीं है? नो सर। फाइन। अब आते हैं बेसिक चीज पे कि जो उसने पहले बातें की हैं, अब हम उसको फर्दर ऑन इलेबोरेट करते हैं। पहले उसने बात की थी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती क्या है, लेट्स टॉक ऑन दिस। इसका मतलब होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन एन ऐसे रेफर्स टू द क्लियर एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब आइडियाज क्या होते हैं? मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ूंगा। आइडिया है ना, आइडिया। ये मैंने अपने माइंड में एक्सप्लोर कर लिया इस आइडिया को। अब आइडिया और मेरी थॉट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको बेसिकली हमने रिमूव करना है ऐसे में। मेरे आइडियाज कैसे हैं, मेरी थॉट्स कैसी हैं, और मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हम कहते हैं ना कि यार उसके कॉन्सेप्ट बहुत पक्के हैं। वो क्यों पक्के हैं? कि वो उस चीज से या उस फेज से उसने अपने आप को पॉलिश कर लिया है कि वो अगर बात करेगा दलील के साथ करेगा। अगर वो कुछ कहेगा तो उसके पीछे कोई उसकी लॉजिकल रीजनिंग होगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में मतलब कि आपने जो भी वहां पे बात करनी है, दैट मस्ट बी अ क्लियर इन सेंस, क्लियर इन नेचर, क्लियर इन वर्ड्स। आप कोई एम्बिग्यूटी एग्जामिनर के आगे नहीं परफॉर्म करोगे। आप एग्जामिनर को किसी डोज में नहीं डालोगे या किसी डोट में नहीं रखोगे कि वो आगे पढ़ना चाहे कि ये बेसिकली कहने का मकसद क्या था इसके। सो आपकी जितनी क्लैरिटी होगी ना कॉन्सेप्ट्स की, उतना एग्जामिनर को वो चीज़ अपने अंडरस्टैंड करने में और उस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा, बजाय इसके कि आप उल्टी सीधे वर्ड्स लिखकर ये तासुर दे के यू हैव अ वेल वोकैब, बट एट द एंड जब एग्जामिनर को ही नहीं उस चीज़ की समझ आ रही, व्हाट डज इट मीन देन? ठीक है। तो क्लैरिटी जो होनी चाहिए आपके आइडियाज में, आपके थॉट्स में और कॉन्सेप्ट्स में, और वो आइडियाज जो आपके माइंड में है दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द पेपर। ये नहीं कि आपके आइडियाज में और चल रहे हो, पेपर पे आप कुछ और प्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो ये क्लैरिटी जो है आपको बेसिकली खतरे में डाल देगी। सेकेंड है लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। लॉजिकल रीजनिंग इन एन ऐसे रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ कोहेरेंट एंड रैशनल आर्गुमेंट बेस्ड ऑन साउंड लॉजिक। सो सी हियर द वर्ड्स कम। कोहेरेंट एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। हम कहते हैं डॉट्स हम मिला मिला रहे हैं कि इमरान खान को अगर सजा हो रही है तो उसके पीछे ये है कि उसने रियासत के खिलाफ खुल के बयानबाजी की। ठीक है। अब डॉट्स हम मिलाएं कि जब तक इमरान खान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगा, तब तक जो है उसको कोई लीनियंसी नहीं मिलेगी। सो वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स कि अगर ये होगा तो वो होगा। अगर वो कामयाब होगा तो उसके वालिदैन खुश होंगे, अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। ये कोहेरेंट है, कैसे कनेक्टिविटी आपने लेकर आनी है। सेकेंड है रैशनल आर्गुमेंट्स। रैशनल होते हैं अकली, किसी बेस्ड रियलिटी बेस्ड पे हो, ना कि आप किसी यूटोपिक बेस पे उस आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेट्स सपोज कि अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क जो है वो किसी और ने नहीं किया बल्कि अवाम ने खुद किया है, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि अवाम ने कैसे किया है। अवाम तो खुद जो है पॉलिसी मेकर के डिपेंडेंसी होती है कि वो कैसी पॉलिसीज बनाते हैं, अवाम ने कैसे रिएक्ट करना है, उसको कैसे लेकर आना, एक्सेप्ट करना है। सो आपके आर्गुमेंट्स हमेशा रैशनल होने चाहिए, ना कि वो इरेशनल हो, बेअक्ली या कम अक्ली नहीं हो। उनके पीछे ठोस वजूहात होनी चाहिए। तो ये होती है लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड है articulation, that is the best one. Articulation in the context of an essay refers to the clear and effective expression of ideas, arguments, and concepts. It involves a skillful use of language to convey thoughts in a coherent and well organized manner. Articulation is crucial for ensuring that the reader can easily understand and follow the writer's message. किसी किस्म की आपने जो एग्जामिनर है उसको किसी पहेली में नहीं डालना। ठीक है। इसको हम वर्ड यूज करते हैं लेबिरिंथ, भूल भुलैया। उस पे नहीं आपने डालना, bewilder नहीं करना, घुमाना नहीं है कि आप बेसिकली कहना क्या चाह रही हैं। आपके आइडियाज इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी वर्डिंग इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन इतना वेल ब्रिलियंट होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, वो एग्जामिनर के दिमाग में वो चीज़ें कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। अगर उसने आपसे पूछा है कि हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इज ब्लेसिंग इज मेकिंग अ स्टूडेंट वाइब्रेंट और नॉट, अब आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, आइडियाज, इसका कंटेंट इतना जरूर स्ट्रॉन्ग हो कि वो जो आप बात लिख रहे हैं, बयान कर रहे हैं, एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट लाजमी करे। एक्सेप्ट कैसे करेगा? जब आप स्किलफुल यूज ऑफ लैंग्वेज करेंगे। ठीक है।
जब आप रैशनल आर्गुमेंट्स देंगे, ये चीज़ है। तो ये एग्जामिनर फिर आपको ऑटोमेटिकली इसमें पास करने की पूरी एफर्ट अपनी लगाएगा। अब फोर्थ जो है वो आता है एक्सप्रेशन आपका। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास आर्टिकुलेशन भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया। जैसे मैंने ये पीएमएस में लास्ट टाइम अपना ऐसे लिखा था, डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज टायरनी। तो ये मुझे पता लग गया था कि ये पॉलिटिकल साइंस मेरा अपना होम ग्राउंड का सब्जेक्ट है, मुझे इसकी थोड़ी, सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया था, सच बताऊँ तो पास होने की रीज़न यही थी। और मेरे 45 मार्क्स आए थे। रीज़न ऑफ पासिंग यही थी कि मैंने पहले उसको अंडरलाइन किया वर्ड को, इसने बेसिकली मेन वर्ड्स कितने हैं, फिर मुझे पता लगा तीन वर्ड्स थे, एक डेमोक्रेसी, एक जस्टिस और एक टायरानी। फिर मैंने देखा कि जस्टिस और टायरानी का क्या रिलेशन है, और इसको कनेक्ट किया मैंने डेमोक्रेसी के साथ। फिर मैंने हिस्टोरिकल एनालिसिस देखे कि जिस मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं है, और क्या वहाँ पर जस्टिस प्रिवेल करता है, अगर करता है तो भी कैसा करता है, या जिस मुल्कों में डेमोक्रेसी है उसमें अगर जस्टिस भी है तो किस लेवल का जस्टिस है, क्या वो पीसफुल जस्टिस है, चाहे वो प्रोटेक्टिव जस्टिस है, या चाहे वो फिर एक हार्मफुल जस्टिस है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक इंसाफ का तकाजा ये भी है कि हर एक को इंसाफ दिया जाए, ठीक है। तो हम उसमें किसी किस्म की डिवीजन ना पैदा करें या बाइफरकेशन ना पैदा करें। इंसाफ मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड जस्टिस टू ईच एंड एवरी वन हु इज लिविंग इन द स्टेट। तो इन चीज़ों को हमने देखना है। एक्सप्रेशन जब आपका नहीं होगा, आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक होगी, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तो फिर डेफिनेटली आपको वो जितना मर्जी आप जहीन हो, जितने मर्जी आपको उस टॉपिक की कमांड हो, अनलेस जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अच्छे वे में, तो एग्जामिनर को यही लगेगा दैट यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लेके चलना है। एक्सप्रेशन इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऐसे। सो सी, ये कॉन्टेक्स्ट होता है किसी चीज का ना, खुलासा होता है ऐसे का। एक्सप्रेशन रेफर्स टू द वे आइडियाज एंड थॉट्स आर कन्वेड थ्रू लैंग्वेज। कि आपके वो जो आइडियाज दिमाग में हैं, जो आपके थॉट्स जहन में हैं, उसको आपने लैंग्वेज के जरिए कैसे लिखा है। चाहे आपके पास बड़ी एक इंटेलिजेंट किस्म की थॉट है, आपके पास बड़ी रैशनल किस्म की ओपिनियंस है, जब आप उसको कन्वे ही नहीं अच्छे वे में कर रहे, तो वो उसके वो बेसलेस हो जाती हैं चीजें। इट इन्वॉल्व्स अ यूज ऑफ वर्ड्स। यूज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कौन से होते हैं, दिस आर्टिकुलेशन इज वन वर्ड, ठीक है। और जस्ट प्लीज वन सेकेंड। वालेकुम सलाम। मैं यह क्लास दे रहा हूँ 9 बजे। हाँ जी। ओके। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। ओके। अच्छा, तो यूज ऑफ वर्ड्स मतलब कि आपके जो वर्ड्स हैं, दिस आर्टिकुलेशन इज वन वर्ड। अब इसके जो बनाते हैं ये स्पेलिंग ATRI, ये वर्ड नहीं है, आर्टिकुलेशन कंप्लीट एक वर्ड है। सेंटेंसेस बेसिकली चार किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये चार सेंटेंस में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने उन सेंटेंसेस को कैसे आपने लिखना है। एंड स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट अ मैसेज इफेक्टिवली, यानी कि जो आप लिख रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसे ही लगे जैसे आप एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर किसी डिबेट को लेकर चलते हो। ठीक है। तो ये चार चीजें आपने अपने पे वर्कआउट करना है। इन चार चीजों को लेकर हम चलेंगे, और इन चार चीजों को हम जब तक अच्छा नहीं बना लेंगे अपने राइटिंग में, तब तक हम स्ट्रगल पे ही रहेंगे। ठीक है। फिर रहता है ऐसे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ये क्यों इसका इतना PMS CSS इवन जो आपके डेस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। ऐसे का बेसिक मकसद मतलब होता है टू अटेम्प्ट। ठीक है। अटेम्प्ट क्या होता है, आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, उस टॉपिक को आपने फिर लिखना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखोगे, आपके पास जो टॉपिक्स हैं, असाइन टॉपिक्स हैं, 10 हैं, 8 हैं, 6 हैं। PMS में 6 होते हैं, CSS में 10 होते हैं। और जो 17 के का भी तहसीलदार का पेपर, इसमें 4 होंगे। तो उस 4 में से आपने जस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट वन ऐसे, और वो फिर डायरेक्शन दे देते हैं कि आपने 1400 1600 वर्ड्स, 2500 से 3000 लफ्ज, 800 से 1200 वर्ड्स, इतने वो डायरेक्शन आपको दे देते हैं, आपने उसके मुताबिक करना होता है। मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स आर अनएबल टू पास दिस पेपर। अब हम इसकी रीजन भी पढ़ेंगे कि ये इतना टफ क्यों है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। मोस्ट स्टिग्मेटाइज एंड इंट्रिकेटेड पेपर कैसे है कि इतना पेचीदा क्यों इस एग्जाम को कंसिडर किया जाता है, इस पेपर को।
Passing ratio near to 8% means of every 100 only 8 aspirants pass this paper. 100 में से 8 बच्चे जो है इस पेपर को पास करते हैं। 8 बच्चे कौन से होते हैं हम वो भी देखेंगे कौन से होते हैं। It is said if aspirant passes this paper, chances of becoming bureaucrat enhances. आपका सारा के सारा जो दारोमदार सीएसएस हो गया पीएमएस हो गया उसका आपके इस पेपर पे 80 to 90% होता है। वो बाद में होता है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हिट हो गया है जिस तरह मेरी दफ़ा पंजाबी हुआ था तो वो फिर आपको दुआएं किए जा सकती हैं। फिर हम आते हैं कि रीज़न क्या है फेलियर की। इतने बच्चे जो 94% 96% बच्चे फेल होते हैं एक ही पेपर में उसकी रीज़न क्या है। एग्जामिनर बेसिकली डिमांड क्या कर रहे हैं और हम उसको क्या वो फुलफिल कर रहे हैं डिमांड को, या हम अपनी तरफ से एफर्ट पुल कर रहे होते हैं और फिर फेल होकर हम यही कहते हैं कि हमें जो था उसे जानबूझ के फेल किया। पहली चीज़ ये है कि आपके टेंसेस एक्यूरेट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने पास्ट में क्या वर्ड यूज़ करना है, प्रेजेंट में क्या यूज़ करना है और फ्यूचर में आपने क्या यूज़ करना है। जो 12 टेंसेस हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सेकंड है ग्रामर। ग्रामर में क्या चीज़ आती है कि आपका जो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आप हेल्पिंग वर्ब को किधर लगा रहे हो, आप प्रेपोजिशन को कहाँ पे लगा रहे हो, आप पंक्चुएशन का कैसे यूज़ कर रहे हो, आप एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग गुड फॉर्म ऑफ ग्रामर या जस्ट आप वही जो रूटीन वाइज हम वर्ड यूज़ करते हैं वेयर वी आर कमिंग, डब्ल्यू ई वी और आर लगा के कमिंग, या वो यूज़ कर रहे हो या कंप्लीट ए आर ई वाला आर यूज़ कर रहे हो। सो ग्रामर पे हम फोकस करेंगे। फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर थर्ड इसका काज ऑफ फेलियर होती है। फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ आई, अब मुझे बताएं इसमें क्या इशू है। आई भी एक्यूरेट कर रहे हैं चलो। गिव एट द होर, so what is fault in this sentence? Yes, any one of you can tell me. सो तो नहीं ये सब के सब? No, sir. अच्छा, बाकी बागी है जनता। किसी का नेटवर्क का इशू है तो किसी को सीएसएस की दिक्कत है। सर सर इन आएगा ऐड की जगह। वेरी गुड। सो ये चीज़ है कि जब हम अच्छा ये 10 मिनट क्लास है तो मुझे या जितना होगा हम उतना पढ़ लेंगे, बाकी जब तक हमारा पैनल कंप्लीट नहीं होता फिर हम उस पर भी वर्कआउट करते हैं, ठीक है। सो आई लिव इन लाहौर मतलब ये था कि मैंने एट लिखा तो प्रेपोजिशन की मिस्टेक आ गई। तो ये जो फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना इस पे हमने वर्कआउट करना है और मैं आपको दूंगा टास्क। ये जो हमारे सीएसएस की जर्नी का टाइम है तब तक मैं आपको दूंगा टास्क कि आपने कैसे अपनी इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। फिर है स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स पे बड़ा काम करना है। जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स के स्पेलिंग समटाइम नहीं आते, स्टूडेंट्स को नहीं आते। तो बी यू आर ये यू है तो ये भी चीज़ें हम देखेंगे। फिर पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक है कि एक टॉपिक की हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हम भी उसको चूज कर लेते हैं। जिस तरह एक जेंडर इक्वलिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन है कैसे आया था, तो जब तक हमें स्लोगन का मतलब ही नहीं पता तो तब तक हम कैसे उसको प्रॉपर लिख सकेंगे पूरा वो भी 2500 लफ्ज। या जब तक हमें टायरेनी का मतलब ही नहीं पता तो वो फिर हम कैसे उसको 1600 वर्ड्स में लिखेंगे या 1500 वर्ड्स में लिखेंगे। अब जिस दिन टायरेनी का मतलब ये समझा था कि टायरेनी मीन्स हैप्पीनेस, तो वो फिर सारा हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव में ही आइडियाज थॉट्स को लेके चलेगा और चीज़ें फिर डिवाइड हो जाएंगी, उसके बल्कि डैमेज हो जाएगा। फिर डेप्थ ऑफ नॉलेज है, कंटेंट का इशू है कि स्टूडेंट्स के पास कंटेंट नहीं होता, वो घरेलू चीज़ें लिख कर आ जाते हैं। सो हम इस पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, इस पे तो कमांड मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। फिर ट्रेडिशनल टॉपिक्स होते हैं, जिस तरह वो एक ट्रेडिशनल टॉपिक 10 टॉपिक सीएसएस में 5 6 टॉपिक्स पीएमएस में एक ट्रेडिशनल डाल देता है। जिस तरह हम एक वो डाला था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हडल डाल देता है। फिर उसके अलावा पीएमएस में बात करें तो पीएमएस में डाल देता है एक आधा लिटरेचर का, सॉरी नॉट लिटरेचर सोशल इकोनॉमिक्स पे डाल देता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी पाकिस्तान इश्यूज एंड चैलेंजेस। सो एक ट्रेडिशन डाल देता है, बच्चे सारे 80 to 90% उसमें एंटर हो जाते हैं और वो वहाँ पर उसको अपनी कंपटीशन में वो हार जाते हैं। फिर प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट का इशू है जी। हम में से कितने बच्चे डेली बेसिस पे लिखते हैं ये भी हमने एक चीज़ देखनी है। प्रैक्टिस लास्ट में हम करेंगे। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर ऐसे, ऐसा कौन से हम टिप्स हैं ट्रिक्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो ऐसे का पेपर है हम उसको क्लियर कर सकें। पहले कि हम पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे। पिछले हम 2011 से स्टार्ट करेंगे पीएमएस का और 2023 तक हम देखेंगे।
उसमें से पिक एंड चूज हम करेंगे और आपकी इस पे कमांड करवाएंगे। फिर है प्रिपरेशन ऑफ द थीम्स रेदर देन टॉपिक्स। ये मैंने थीम्स लिखे 10 थीम्स हैं जो मैं अपने हर बैच में करवाता हूँ और विद मटेरियल मैं उनको शेयर करता हूँ। इस पे हम काम करेंगे। हम छोटे ऐसे से स्टार्ट करेंगे। हम 1500 वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 150 वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो एक दफ़ा का सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको हम इम्प्रूव करें। फिर क्वालिटी बुक हम पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर हमारे पास अच्छे होंगे। अटेम्प्ट वन ऐसे इन अ वीक एंड मस्ट बी चेक बाय एनी मेंटोर, किसी प्रोफेशनल से या उसने जिसने पास किया उससे लास्ट में चेक कराएं। मेक फैक्ट बुक ऑन इश्यूज। अभी जो इश्यूज चल रहे हैं लाइक हमारी GDP